देखो तुम्हारे सामने मैं खुद लिख के ला रहा हूं और मैं भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के ला रहा हूं। ढूंढ के कहां से ला रहा हूं? प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, जो आए हुए क्वेश्चन है वही ढूंढ के ला रहा हूं और जाते हैं बार बार वही हम यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने आपको डाले हैं, है ना, वो क्वेश्चन वही है जो पूछे गए। उठा के कहीं से लाया हूं? प्रीवियस ईयर पेपर से। मतलब ये आए हुए क्वेश्चन है और उनके बीच में और क्या क्या आ सकते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, जो मैंने पढ़े है और जो हमने पढ़ा है वहां के हिसाब से, उसमें से और क्या क्या आ सकता है। और ज्यादा भी होगा तो उसको भी हम लिखना कोशिश करेंगे, लिखने की क्या क्या हो सकता है उसमें से। ठीक है, तो कोशिश करना साथ साथ में लिखने की। एक तो पेन हाथ से मत छूटने देना, कवर करना पेन को साथ साथ लिखते हुए। घंटा भर आराम से लग सकता है ना, एक आध घंटा आराम से हो जाएगा। 20 क्वेश्चन को ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन 20 क्वेश्चन के अंदर आपको इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप भी बोलोगे सर बस। बोलोगे? मत बोलना, नहीं बोलोगे तो अच्छी बात है। चलो क्या है भाई पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है नृत्य महाभारत रामायण महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में सन्निकट है। कौन सा नृत्य है ऐसा? कौन सा नृत्य है जो महाभारत और रामायण के महाकाव्यों में हमने लिखा है भी इसको, जब हमने स्टैटिक पढ़ा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा इसका कथकली। क्या रहेगा पहले का सही? पहले का सही आंसर रहेगा कथकली। ध्यान देना, कथकली इसका सही आंसर है। कथकली कहाँ का नृत्य है मुझे कोई बताएगा? केरल का। कहाँ का है? केरल का। केरल के दो नृत्य से कथकली और एक और कौन सा था? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। आपसे पूछे ये क्या है तो शास्त्रीय नृत्य है। क्या है ये? शास्त्रीय नृत्य है। आपको याद हो तो लिखना, नहीं याद हो तो भी लिखना, दोनों टाइम लिखना ही आपको। लिखने की फुल पार्ट कोशिश करो, क्वेश्चन नहीं लिखना है। मैंने क्या बोला अभी? डायरेक्ट आंसर। आपकी इच्छा, बस एक लाइन छोड़ दो क्वेश्चन के लिए, बाद में डालो तो। ठीक है, पूरा नहीं लिखना है। ध्यान देना, केरल के दो शास्त्रीय नृत्य, एक तो कौन कौन सा है? कथकली है और एक और कौन सा है? मोहिनी अट्टम है। अच्छा मुझे बताओ, शास्त्रीय नृत्य हमने पढ़े है ना? शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। किसके अनुसार है ये 8? संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो 8 है। लेकिन आपसे पूछे 9 किसके अनुसार है? 9 किसके अनुसार है? सांस्कृतिक। कौन सा मंत्रालय? तो संस्कृति का संस्कृति मंत्रालय। और 9वां नंबर का कौन सा था? छऊ। 9वां नंबर का कौन सा था? छऊ। अच्छा, छऊ भी 3 प्रकार के आपको याद है क्या? कौन कौन से? मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। छऊ 3 प्रकार के होते हैं। मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ और एक और पुरुलिया छऊ। बहुत बढ़िया, पुरुलिया छऊ। तो छऊ 3 प्रकार के। मयूर कहाँ का है? उड़ीसा। मोर उड़ता रहता है तो उसे बोलते हैं उड़ीसा से। सरायकेला है, केला कहाँ लगते हैं? झाड़ के, झारखंड। और पूरा लिया, क्या लिया? पूरा बंगला, तो पश्चिम बंगाल। पुरुलिया छऊ कहाँ का शास्त्रीय नृत्य या फिर कहाँ का नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। ध्यान देना। और इसके आगे देखना, इसके अलावा और भी हमने नृत्य किए शास्त्रीय नृत्य। कौन कौन सा? 8 में। एक तो कुचिपुड़ी तो याद है क्या आपको? कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। कौन से जिले से लिया गया नाम बताया आपको? कचेलापुरम। नाम याद है क्या? कौन सा नाम था गांव का? कुचेलापुरम। हाँ, कुचेलापुरम। कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से इस नाम को लिया गया है। अच्छा बताओ, सत्रिया कहाँ का? सत्रिया असम का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का। ये 8वां नंबर का शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नया। क्या पूछेगा? 500 वर्ष पुराना। सन 2000 में इसे शामिल किया गया। शामिल कब किया था इसे? सन 2000 में। सन 2000 में इसे शामिल किया गया था। आवाज नहीं पीछे, ध्यान से जैसा बोल रहा हूं ऐसा लिखते जाओ हाथों हाथ।
बाद में कोई टाइम नहीं दूंगा मैं, हाथों हाथ पेन चलना चाहिए ऐसा कैसे ही, जैसा पेन मेरा चल रहा है वैसा, ठीक है, कुछ भी टाइम बाद में नहीं मिलेगा। इसके अलावा और मुझे बताओ, जो आपके कुचिपुड़ी के अलावा और कौन कौन से नृत्य थे कुचिपुड़ी के अलावा? अच्छा पहले बताओ, सत्रिय जो हमने लिखा था इसके संस्थापक कौन थे, याद है क्या आपको? सत्रिय नृत्य के संस्थापक श्रीमत शंकरदेव, नहीं याद है? श्रीमत शंकरदेव सत्रिय नृत्य के कलाकार, एक जो इसको जीवित किया था या फिर संस्थापक कौन थे? तो श्रीमत शंकरदेव थे। कौन से राज्य का है? असम का है। असम राज्य का सबसे नया और 500 वर्ष पुराना है। सबसे पुराना कौन सा था बताओ? सबसे पुराना भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे पुराना है। कहाँ का ये? तमिलनाडु। कितना वर्ष पुराना है? 2000 वर्ष पुराना। यहाँ पर 2000 लिखा है क्यों? क्योंकि ये 2000 में शामिल किया गया था, सन है ये, सन। और जो पुराना है कितना वर्ष पुराना है? सन 2000 वर्ष पुराना, 2000 साल पुराना है, ठीक है। सन अलग है और वर्ष अलग है, ध्यान देना भाई, दोनों साथ में लिख लेना। और अच्छा, ओडिशा का माना जाता है? ओडिशा, ओडिशा नृत्य कहाँ का है? ओडिसी। अच्छा, ओडिशा का ओडिसी है। मणिपुर का क्या है? मणिपुरी। और एक और बताओ, और कुछ छूट गया क्या? 8 है अपने पास, कौन कौन सा हुआ अभी? अभी तो केवल कथकली हुआ, मोहिनीअट्टम 2, और मोहिनीअट्टम तो हो गया ना, जरा केरल का मोहिनीअट्टम, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिय असम का, कथक, कथक, कथक कहाँ का है? यूपी का है आपका कथक। ये उत्तर भारत का है, कहाँ का है? उत्तर भारत का कौन सा नृत्य है? कथक। कथक। हाँ यार, पीछे की बहुत सारी चीजें याद है मतलब आपको। कथक। अच्छा, और कुछ बचा है क्या इसमें? और कुछ बचा है क्या? और कुछ? और कोई? हो गया 8। 8 नाम होने, देखो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, 8 नाम हो तो गए, 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। अच्छा मुझे बताओ, जो कथकली था, कथकली, कथकली में जो नायक होता है, मतलब जो हीरो होता है, हीरो को क्या बोलते हैं वहां पर? और खलनायक को क्या बोलते हैं, मतलब विलन को? हाँ, हीरो को मतलब नायक और विलन को खलनायक। खलनायक को क्या बोलते हैं? विलन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हीरो को बोलते हैं पाचा, और खलनायक को बोलते हैं कथी। पाचा और कथी, पाचा और कथी। जो कथकली करते हैं, इसकी इसमें कितनी मुद्राएं होती है? कथकली में मुद्रा कितनी होती है? मुद्रा 24 मुद्रा। कितनी मुद्रा होती है? 24 मुद्रा। श्रृंगार कितने प्रकार का होता है? श्रृंगार कितने प्रकार का होता है? हैं? 5 प्रकार का। किसने लिखाया? कलर में लिखा था मैंने, मुंह पे श्रृंगार होता है 5 प्रकार का। भूल गई क्या? अरे यार, कई बात करो तुम, सब लिखा रखा, तुम देखो से उसको। 5 प्रकार का श्रृंगार होता है। हाँ, अच्छा, यहाँ की एक भाषा थी, भाषा याद है क्या? मणि प्रवलम। भाषा का नाम है मणि प्रवलम। किस किस से मिलकर बनी है? संस्कृत और मलयालम से मिलकर बनी भाषा कौन सी है? मणि प्रवलम। संस्कृत और कौन सी? एक और मलयालम भाषा से मिलकर बनी कौन सी? मणि प्रवलम। मणि प्रवलम। और कुछ छूटा है क्या? अच्छा, मलयालम कहाँ की भाषा है बताओ मुझे? मलयालम कहाँ की भाषा है? मलयालम है केरल की, याद रखना। मलयालम कहाँ की है? मलयालम केरल की भाषा है, केरल की। यही आपसे एक और पूछ ले भाषा का नाम, कि कोक बोरोक। क्या नाम है? कोक बोरोक। ये अलग जगह की। कोक बोरोक कहाँ की भाषा है? तो ये त्रिपुरा की है। कोक बोरोक कहाँ की भाषा? त्रिपुरा की। कोंकणी कहाँ की? कोंकणी। कोंकणी कहाँ की है? गोवा की। कोंकणी भाषा कहाँ की है? गोवा की। ये कुछ भाषा के नाम याद रखना आप, ठीक है। ये क्या है? भाषा है। ये क्या है? भाषा है। ये यहाँ पर मलयालम केरल की, कोकरो कोक बोरोक ये त्रिपुरा की, कोंकणी आपके गोवा की। कोंकणी कहाँ की है? गोवा की। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या था? संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? यूएन। यूएन का फुल फॉर्म याद है क्या आपको? यूनाइटेड नेशन। यूएन का मुख्यालय। दूसरा क्वेश्चन आपका, यूएन का मुख्यालय आपका है न्यूयॉर्क में।
न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में है भैया। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। अच्छा, शुरू में इसमें कितने देश थे न्यूयॉर्क में, पता है क्या आपको? जब इसकी शुरुआत की थी 51 देश थे, याद नहीं है? 51वां कौन सा था, याद है? अभी वर्तमान में 193 देश है। 51वां आता पोलैंड। लिख रहा हूं ना, मैं बोल तो रहा हूं, मैं बोल रहा हूं उधर से चल का पड़ रहा है, इधर से देख लो थोड़ा, जिसको दिख रहा। देखो यूएन में कौन से देश में इसकी क्या बोला था, इसका यूएन मुख्यालय कहां पर? तो न्यूयॉर्क में है। और जब ये शुरुआत की थी इसकी यूएन की, तो शुरुआत में कितने देश थे? 51। बाद में कितने हो गए? 193। 51वां देश था कौन सा? पोलैंड। और 193वां कौन सा था, याद है क्या आपको? 193वां देश दक्षिणी सूडान। सूडान, दक्षिणी सूडान। ओए मत बोल, आवाज आ रही इधर। दक्षिणी सूडान 193वां कौन सा देश था? दक्षिणी सूडान। यह प्रथम विश्व युद्ध में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसका नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन। नाम क्या था? LAN, इसे बोलते थे लीग ऑफ नेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, याद है क्या? 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना की गई, लीग ऑफ नेशन की। और द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी स्थापना हुई थी? यूएनओ की, है ना? दूसरे विश्व युद्ध में यूएनओ की स्थापना की गई। कौन सा था वो? यूएनओ का फुल फॉर्म याद है क्या? 24 अक्टूबर 1945। और सिटी 1945। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अच्छा, इसमें कितने संगठन थे? इसमें कितने अंग थे इसके, मतलब यूएन के कितने अंग थे? 6 अंग थे। 6 में से 5 का मुख्यालय कहाँ था? 5 का तो 6 अंग थे इसके, 5 का न्यूयॉर्क में था। और एक और था कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका कहाँ था? द हेग, नीदरलैंड। अच्छा, नीदरलैंड की राजधानी बताओ। हाँ, सबकी मनीला। द हेग, एम्स्टर्डम। क्या था? एम्स्टर्डम। सब लिखा रखे मैंने वहां पर, सब देखना वहां पर एक बार जाके, सब कोई ही है। अच्छा, यूएन की भाषा बताओ। यूएन की भाषा बताओ। ये अरबी, फ्रांस, हाँ, 2 भाषा में थी ना, अंग्रेजी और फ्रेंच। अरे यार, अंग्रेजी और फ्रेंच मेन भाषा बतानी बस, अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएन में कितने देश? अच्छा, कितने देश थे? अच्छा, इसका चलो छोड़ो अभी। इसका सुरक्षा यानी कि पुलिसमैन किसे बुलाता? पुलिसमैन। यूएन का पुलिसमैन किसे बोलते थे? सुरक्षा परिषद को। ज्यादा नहीं, लेकिन 40% तो याद। हाँ, 40% याद है, बहुत बढ़िया बात है जो लिखाया। हाँ, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद को कहते हैं। इस सुरक्षा परिषद में ये बताओ मुझे कि कितने सदस्य थे? 10 ही थे। 15 सदस्य थे। कितने देश सदस्य रहते? देश की बात हो रही, देश की। 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें 10 तो क्या होते हैं? अस्थायी, और 10 5 स्थायी। 5 स्थायी का नाम बता दो आप तो। अमेरिका, ब्रिटेन, ए से अमेरिका, फ्रांस और रूस। ध्यान देना, नाम लिख लेना आप। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस और आर से रूस। 5 देश शामिल थे। जो ये क्या है? यूनो यानी कि यूटो, क्या बोला था इसे? वीटो पावर वाले। कौन सा पावर वाले? वीटो पावर वाले। वीटो पावर कौन से देश के पास होती है? तो इनमें 5 देश के पास होती है वीटो पावर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखना। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो था, इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज होते हैं। कितने जज की संख्या होती है इसमें?
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज की संख्या 15। कितने जज होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। और कोलम की संख्या बताई थी मैंने इसमें। कोरम, कोरम कितने होते हैं? कोरम, कोरम जो बैठने के कोरम होते हैं, कोरम की संख्या होती है इसमें 9। कितने कोरम होते हैं? 9। 15 जज होते हैं, कोरम कितने होते हैं? 9। कितने कोरम होते हैं? 9। आगे देखना। और इसमें अच्छा, जो हमने यूएन पढ़ा था, यूएन में इसके अध्याय कितने थे? अध्याय, हाँ चैप्टर। अध्याय की संख्या कितनी थी? और अनुच्छेद कितने थे? हाँ, अध्याय और चैप्टर, यानी कि अध्याय यानी कि चैप्टर। और इसमें कितने आर्टिकल थे? अध्याय थे इसमें 19, आर्टिकल थे कितने? 111। 111 दोनों याद नहीं आपके? 19 अध्याय। ये यूएन में, यूएनओ, यूएनओ, यूएनओ के कितने अध्याय है? तो 19 अध्याय है। कितने अनुच्छेद थे? 11। 11, हाँ 111 अनुच्छेद थे इसमें। आगे लिखना। भारत कितनी बार इसमें बना था यूएनओ का संघ? भारत 8 बार। 8 बार भारत यूएनओ का सदस्य रहा। अभी है क्या वर्तमान में? वर्तमान में नहीं है। अच्छा, सबसे अधिक बार कौन रहा था? अधिक बार जापानी तो रहा है। कितनी बार? 12 बार कि 11 बार? 11 बार। ऐसा 12 बार कुछ है, देखना उसको एक बार। हाँ, आगे देखना। 12 बार है, 12 बार, 11 बार नहीं है, 12 बार है। जापान 12 बार सदस्य रहा इसका। नेक्स्ट आगे देखना। भारत में पहली बार इसने कब भाग लिया था? भारत यूएन का पहली बार सदस्य कब बना? पहली बार भारत सदस्य कब बना था? 1950 में। भारत पहली बार यूएनओ का सदस्य कब बना? तो 1950 में। हो गया भाई? लिख रहे तुम के बाद में लिखोगे? काय का फोटो खींच रहे? फोटो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे देखो। अगला ये क्वेश्चन आंसर लिखो, डांडो तुम यहाँ लिखो, बंद करो इसको। यहाँ पर लिखने की बोला तुम, आप फोटो खींच रहे। ये थोड़ी लिखने, वो तो पूरा डिटेल है, उसको डिटेल में लिखने बैठो तो हो जाएगा तुम्हारा न्याल। टोटल डिटेल है वो। ये ऊपरी ऊपरी चीजें मेन दिखा रहा हूं अब। हाँ तो चलने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो तो देख लो, अभी यहाँ लिखो ना डांडो। अब 2 बार, तुम 2 या 3 बार लिखोगे तुम्हें जल्दी याद होगा। किस बात को समझा तो करो कम से कम। फिर घर जाके यूट्यूब एक बार वो देखना, कोई गलती निकले तो क्या उसमें देख लेंगे? नहीं, यहाँ यूट्यूब पे देख लेंगे डायरेक्ट पागल जैसे। यहाँ पर पढ़ो, यहाँ पर भी देखो, वहां पर भी देख लेना। कहने का मतलब वो है, वो इसलिए तो डलवा रहा हूं तुम्हारे, ताकि तुम डबल डबल पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या है? पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। हाँ, अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी बताओ? 1867। हाँ, ये खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, अल्फ्रेड नोबल पुरस्कार की स्थापना करने वाला अल्फ्रेड नोबल ने किस चीज की आविष्कार किया है? किसका आविष्कार किया है इन्होंने? डायनामाइट का। तो लिखना डायनामाइट का आविष्कार किया इन्होंने। इनका जन्म याद है क्या आपको? आंसर रहेगा इसका डायनामाइट। डायनामाइट इसका आंसर है। अल्फ्रेड नोबल के बारे में पूछना। अल्फ्रेड नोबल, इनका जन्म, अल्फ्रेड नोबल का जन्म कब हुआ था? 1833 में। और मृत्यु हुई थी इनकी 1896 में, है ना। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? 1967 में। तो कहां से कर देगा ये अब? यहाँ आएगा 1859। तो 19 कौन बोल रहे थे बार? 19 बोले तो कोई नहीं, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर तो 1967 नहीं आएगा, 1867 आएगा। कौन से देश के थे पता है क्या आपको? ये स्वीडन। कौन से देश के थे ये? स्वीडन देश के थे। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की इन्हें? इनके मृत्यु के बाद। हाँ, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई?
1900 में घोषणा की थी और शुरुआत कभी थी 1901 में, ये याद रखना आप। अच्छा, कितने क्षेत्र में दिया जाता था ये? शुरुआत में 5 क्षेत्र में। हाँ, पहला क्या था? साहित्य, दूसरा शांति, तीसरा भौतिकी फिजिक्स PHY और केमिस्ट्री, और एक और चिकित्सा यानी कि बायोलॉजी, चिकित्सा, चिकित्सा। और छठा क्षेत्र बताओ कौन सा था? अर्थशास्त्र। इसको कब शामिल किया? 1969। अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। किस 7 में जोड़ा था? में दिया। ठीक है, पहली बार कब दिया गया? 1969 में। किसको दिया था याद है क्या आपको? पहली बार किसको दिया था? नहीं याद है? नहीं लिखाया? पहली बार किसको दिया गया? चलो, अरे याद है आपको? गीतांजलि के लिए किसको दिया था? बस 1913 में। भारतीय थे पहले, पहले भारतीय का नाम याद रखना आपको। अगला देखो, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में हवाई परिवहन निम्न में से किस वर्ष शुरू किया गया? हवाई परिवहन की बात की गई है भैया, तो इसमें लिखना है 1911 राइट है। हवाई परिवहन की शुरुआत। अगला कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? चौथा। चौथे का सही आंसर रहेगा 1911। 1911 में इसकी शुरुआत की गई थी, हवाई परिवहन की। परिवहन की शुरुआत 1911 में की गई थी। अच्छा बताओ, पहला एयरपोर्ट कहां बनाया गया भारत में? पहला एयरपोर्ट कहां बनाया गया भारत में? तो पहली बार बना था यहाँ पर प्रयागराज में। प्रयागराज से नैनी के बीच में बनाया गया था, मतलब प्रयागराज में बना था और नैनी के बीच में। वहां पर पहली बार एयरप्लेन चला था, और पहले एयरप्लेन का नाम क्या था? नैनी वहां का जिला है यूपी का। नैनीताल तो उधर आ गया, हिमाचल प्रदेश इधर। हाँ, आगे देखना, प्लेन। पहला प्लेन कौन सा था जो चला गया था? उसका नाम था हेबर बाईप्लेन। पहला प्लेन जो बनाया गया था इसका नाम था हेबर बाईप्लेन। और पहली बार लिखना 1932 में टाटा एयरलाइंस बनी पहली बार। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत कब हुई ऐसा पूछेगा आपसे, तो 1932 में। और 1932 में बनी, और इसे एयर इंडिया कब नाम दिया गया? इसका नाम क्या रखा गया? एयर इंडिया। कब? 1946 में। एयर इंडिया, टाटा एयरलाइंस का नाम क्या रखा गया? एयर इंडिया। कब रखा गया? 1946 में, 1946। ये जो हवाई जो प्लेन होते हैं, प्लेन किस मंत्रालय के अंदर होते हैं? मंत्रालय, मतलब ये प्लेन जो होते हैं किस मंत्रालय के अंदर आते हैं? तो लिखना नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नाम है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और भारत का लिखना, भारत का पहला हवाई अड्डा। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? तो लिखना जुहू में। कहाँ बनाया गया था? जुहू में। जुहू कहाँ पड़ता है? मुंबई। जुहू कहाँ पड़ता है? मुंबई। और कब बनाया गया था? 1928 में, 1928। जुहू मुंबई में पहला भारत का हवाई अड्डा बनाया गया था, जुहू मुंबई में। सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है? 1928 ये था।
सबसे बिजी एयरपोर्ट, यहाँ लिख रहा हूं ऊपर, सबसे बिजी एयरपोर्ट। ओए लिखने की बोला डांडो, बोलने की नहीं बोला मैंने। सबसे बिजी एयरपोर्ट, सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है आपका आईजीआई, आईजीआई इंटरनेशनल गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल गांधी एयरपोर्ट आईजीआई। ये कहां पर है बता है? गुजरात में। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां पर है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है आपके, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ये दिल्ली में। सर अभी तो इंटरनेशनल बोल रहे हैं। हाँ इंदिरा गांधी, ऐसा आएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। आईजीआई का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। हाँ टाइम पे वो थोड़ा दिमाग अस्त व्यस्त रहता है इसलिए, है ना। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या बोलेंगे? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। आईजीआई का तो फुल फॉर्म यही है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। फिर एयरपोर्ट लगा दो पीछे बस, और क्या। ये कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? तो दिल्ली में। आगे लिखना, सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये आपका राजीव गांधी, राजीव गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट। और ये कहां पर है? हैदराबाद में, हैदराबाद। सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां पर है? तो हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में, राजीव गांधी एयरपोर्ट। और 100वां एयरपोर्ट कहां बनाया गया? 100वां नंबर का, 100वां नंबर, हाँ 100, 100वां नंबर का एयरपोर्ट कहां बनाया गया? 100वां नंबर का एयरपोर्ट बनाया गया आपके पयांग, सिक्किम। कहां बनाया गया था? पायांग या पाक्यांग है, पाक्यांग या पाक्यांग, पाक्यांग। ये कहां पर पड़ता है? सिक्किम में, पाक्यांग। 100वां नंबर का एयरपोर्ट बनाया गया है पाक्यांग, सिक्किम में। अगला लिखना, वायुयान, वायुयान अधिनियम। भारत में कुल कितने एयरपोर्ट है? ऐसा भारत में कुल कितने एयरपोर्ट है तो गिनना पड़ेगा अभी। इंटरनेशनल अलग है और नेशनल अलग है, इसलिए भारत भारत में नेशनल भी गिनाएंगे इंटरनेशनल भी गिनाएंगे, इसलिए सभी गिनाएंगे। ये लगभग 24 प्लस थे यार, अभी याद नहीं इतना, देखेंगे उसको। 24, हाँ इंटरनेशनल की याद है मुझे, 24 प्लस थे। फिर एक बार देखेंगे इसको, है ना, पूरा याद नहीं अभी। वायुयान अधिनियम अभी लिखो इसमें, इसे चौथे में चल रहा है ना, चौथे में चल रहा है वायुयान अधिनियम। वायुयान अधिनियम कब आया? वायुयान अधिनियम कब आया? तो लिखना 1934, 1934। वायु, हाँ इसी में चल रहा है अभी, चौथे नंबर में। वायुयान अधिनियम कब आया? तो 1934 में, 1934 में आया। और पहला एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित, संचालित पहला एयरपोर्ट, पहला है तो वेरी एमपी, मैंने बताया पहला तो वेरी एमपी बन जाता है। तो वो कौन सा है? ये आपका कोचीन। कौन सा है? कोचीन। कोचीन कहां पड़ता है? कोचीन कहां पड़ता है, याद है क्या? कोचीन कहां पड़ता है बता मुझे। और ये पूरे विश्व का है, विश्व का है तो और पहला भी है, सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट कोचीन का है। और किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पर? पीपीपी मॉडल, हाँ पीपीपी मॉडल पर आधारित, पीपीपी मॉडल पर आधारित, पीपीपी मॉडल पर आधारित। मॉडल का नाम पूछ ले तो कभी कभी याद रखना इसमें। अगला क्वेश्चन, कोचीन याद नहीं किया आपको? कोचीन याद है आपको यार? देखो अब आपको राज्य के बीच में मैं बताऊंगा, इतने तो जानकारी आपको याद होनी चाहिए। कौन सा नंबर आएगा अब? 5वां। जनगणना कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि रही, मतलब 2010 से 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी दशक की वृद्धि हुई है पूछ रहा वो। तो दशक की वृद्धि लिखना भाई। 5वां क्वेश्चन, 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी दशक की वृद्धि ऐसा पूछ रहा है। तो वृद्धि हुई 17.4 की, 17.4% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 6.4 है, 6.4 की, 6.4 लिख लो, 6.4 की प्रतिशत की वृद्धि हुई।
17.64% की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि बोलते हैं इसको। और सबसे कम कब हुई थी ऐसा पूछा आपसे, तो सबसे कम वृद्धि कब हुई थी, तो ये हुई थी आपके 1911 से 21 के बीच में, 1911 से 0.3% की। सबसे अधिक वृद्धि कब हुई, सबसे अधिक ये हुई थी 1961 से 71 के बीच में, यहां पर हुई थी 24.80% की। सबसे कम वृद्धि कब हुई, सबसे कम हुई थी 1911 से 21 के बीच में, और सबसे अधिक कब हुई 1961 से 71 के बीच में, 24.80। यह मुख्य तथ्य है। यदि आपसे पूछ ले भारत में, मैं 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ बातें बताता हूं आपको कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार मुझे बताओ भारत का घनत्व कितना था, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का लिंगानुपात कितना था, लिंगानुपात 943 प्रति, हाँ कहां पर, घनत्व, घनत्व कितना था, भारत का घनत्व कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, प्रति व्यक्ति कितने व्यक्ति के ऊपर होता है, 1000 व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, प्रति व्यक्ति 1000 के ऊपर होता है। बाल लिंगानुपात पूछा आपसे, बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात कितना था, तो 919। भारत की साक्षरता दर कितनी थी, भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो भारत की साक्षरता दर थी 74.04%, जिसमें से पुरुष की कितनी थी, पुरुष की अलग थी और महिला की अलग थी। पुरुष की थी आपके 82.10, 82. 74 टोटल, ये पूरे भारत को मिलाकर होती है। और इसमें से स्पेशल पुरुष, स्पेशल 100% पुरुष में से कितनी थी वो, हाँ स्पेशल 100% पुरुष में से कितनी थी। और स्पेशल महिलाओं में कितनी थी, महिलाओं की थी 65.64, 65.46% दशमलव दिख रहा ना ये, ठीक है। स्पेशल पूछे आपसे तो, और आगे लिखना कि भारत की 2011 की जनगणना अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो लिखना सी चंद्रमौली, वेरी वेरी एमपी नाम है सी चंद्रमौली। मैंने जनगणना कराई यहाँ पे, आपने लिख भी रखी होगी बहुत सारों ने। और जनगणना 2011 की डाटा रिपोर्ट कब आई थी, डाटा रिपोर्ट मतलब ये रिपोर्ट कब जारी की गई, तो लिखना 31 मार्च 2011 को, 31 मार्च 2011 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी। और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की भारत में, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है ना, सबसे अधिक जनसंख्या भारत में कहां पर है, तो यूपी में। सबसे कम कहां पर है बताओ, कम बिहार की है, एमपी में कम है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ कम व्यक्ति है, एमपी में कम है क्या, तो इतना बड़ा राज्य सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। 2011 की ये बातें याद रखना भी फिलहाल। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है फॉलो ऑन द निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप में संबंधित है। फॉलो ऑन का संबंध किससे, मतलब नाम आया, हाँ किस मैच से संबंधित है, क्रिकेट मैच में किससे संबंधित है ये, टेस्ट मैच में, टेस्ट मैच में ये राइट है, बहुत बढ़िया। मैच देखा करो, है ना, मैच देखोगे तो याद रहेगा ऐसे। फॉलो ऑन का संबंध किससे, 6 नंबर है, ये रहेगा 6 नंबर का सही आंसर है टेस्ट, केवल टेस्ट मैच से, किससे, टेस्ट मैच से, टेस्ट मैच से। ये फॉलो ऑन किसे बोलते हैं, फॉलो ऑन किसे बोलते हैं, 200 रनों के अंतर को, 200 रनों के अंतर को बोलते हैं फॉलो ऑन। क्या बोलते हैं, 200 रनों के अंतर को बोलते हैं फॉलो ऑन। अच्छा बता, टी20 में कितना ओवर होते हैं, टी20 में कितना ओवर, 20 ओवर। टी20 में पावर प्ले, पावर प्ले कितना ओवर का, 6 ओवर।
T20 में पावर प्ले 6 ओवर का होता है। एक बॉलर जो कितने बॉल डाल सकता है? एक बॉलर कितने बॉल डाल सकता है? 4 ओवर। कितने मतलब कितना ओवर? 4 ओवर। 4 ओवर डाल सकता है। अच्छा ओडीआई, ओडीआई में पावर प्ले होता है क्या? कितना ओवर का? अभी खत्म तो नहीं कर दिया कहीं? देखना यार, ओडीआई में पावर प्ले 10 ओवर का होता है, लेकिन अभी खत्म कर दिया। एक बार देख लेना उसको। एक बॉलर कितने ओवर फेंक सकता है? तो 4 ओवर T20 में। किसमें? T20 में। ओडीआई में एक बॉलर कितना ओवर फेंक सकता है? 10। एक बॉलर 10 ओवर फेंक सकता है। ओडीआई में पावर प्ले 10 ओवर का होता है, लेकिन अभी बंद कर दिया। एक बार देख लेना इसको। अच्छा टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 5 दिन का होता है। एक दिन में कितना ओवर फेंकते हैं? 90 ओवर। टेस्ट मैच में एक दिन में 90 ओवर फेंके जाते हैं। कितना ओवर? 90 ओवर। इसमें लंच टाइम होता है, लंच टाइम। हाँ, टेस्ट मैच में लंच टाइम होता है कितना टाइम का? 40 मिनट का। 40 मिनट का लंच टाइम होता है। इसमें टी ब्रेक होता है। टेस्ट मैच में टी ब्रेक होता है कितने मिनट का? 20 मिनट का। 20 मिनट का टेस्ट मैच होता है। और ठीक है, ये याद रखना फिलहाल तो इसमें। और देखो इसमें, अच्छा इसमें मैंने आपको बताया डीआरएस। डीआरएस क्या होता है? डीआरएस का फुल फॉर्म बताओ। डीआरएस है दोनों, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। हाँ ठीक है, वो तो आपको रटा रहा, दोनों करोगे अब तुम। हाँ, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। इसको कब शुरू किया गया? सन 2008 को। हाँ 2008 में इसको शुरू किया गया था। किस किस मैच के बीच में? तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में। और सबसे पहले इसके आधार पर कौन आउट हुआ? डीआरएस के आधार पर किसको आउट दिया गया था इसके सबसे पहले? वो एक ही इंसान था श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका का थोड़ी, भारत का खिलाड़ी था वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को पहली बार डीआरएस की मेथड में आउट हुआ था, पहली बार में। वीरेंद्र सहवाग कौन है? वीरेंद्र सहवाग कौन थे ये? कोई बताएगा? क्रिकेटर थे। लिखना T20 के पहले कप्तान। T20 के पहले कप्तान कौन थे? पहले कप्तान, हाँ कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। पिंक बॉल के पहले कप्तान बताओ। पिंक बॉल के पहले कप्तान, हाँ विराट कोहली। चीकू, क्या नाम था इसका? चीकू। अच्छा बताओ ओडीआई के पहले कप्तान। ओडीआई के पहले कप्तान कौन थे? अरे सब लिखवा रखा तुमको यार। अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर। अच्छा डीएलएस तो एक बताया था, एक और। अच्छा डीआरएस बताया, एक और डीएलएस था। डीएलएस क्या होता है? डीआरएस का मतलब हो गया आपको डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डीएलएस का बताओ, डीएलएस क्या होता है? डीएलएस का मतलब होता है डकवर्ड लुईस मेथड। क्या होता है? डकवर्ड लुईस मेथड। डीएलएस का अर्थ क्या होता है? डकवर्ड लुईस मेथड। ये कब उपयोग होता है इसका, डकवर्ड लुईस मेथड का? बारिश के दौरान। किस दौरान? बारिश के दौरान इस मेथड का उपयोग किया जाता है। ओवर कम कर देते है ना। कब से इसको शुरुआत दी गई? शुरू कब से किया गया इसको? 1997 से, 1997 से इसको शुरू किया गया था। और किस किस मैच के बीच में हुआ था? तो जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड। हाँ, जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड के बीच में यह पहली बार यह मेथड इस्तेमाल की गई। और ध्यान रखना किस मैच में इसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच में इसका सर ये आउट कौन हुआ था? वीरेंद्र सहवाग। हाँ उपयोग, वहाँ वीरेंद्र सहवाग है। हाँ वीरेंद्र सहवाग पहली बार आउट हुआ था डीआरएस मेथड से। क्या होती है भाई डीआरएस मेथड? रिव्यू लेते हैं है ना, ऐसे करके, ये ऐसे भी लेते हैं। हाँ ये तो ऐसे या फिर ऐसे, डीआरएस मेथड।
DRS मेथड, लेकिन करना होता है हाथ को ऊपर ऐसे करना होता है, ठीक है। DRS मेथड, DLS है ना, DLS हाँ, अरे DRS वो DLS अलग है। हाँ, टेस्ट में इसका उपयोग नहीं करते भाई DLS का, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए? 6 हो गए। 7वां, निम्नलिखित में से कौन रेत समाधि उपन्यास के लेखक या लेखिका? हाँ भाई बताओ। रेत समाधि की गीतांजलि श्री, राइट। रेत समाधि क्या? 1997 में हिंदी का लिखा था। जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था सबसे पहले ये, इस मेथड का उपयोग। चलो आगे देखो, अगला देख लिया तुमने, क्या आएगा इसमें? गीतांजलि श्री। निम्नलिखित में से कौन रेत समाधि उपन्यास के लेखक लेखिका है? तो कौन है रेत समाधि लेखिका? मतलब पुस्तक का नाम है क्या है रेत समाधि? अरे बोलो ना डांडो, हाँ ना का जवाब तो दो ना। गीतांजलि श्री सही है, गीतांजलि श्री। इनको 2022 में बुकर पुरस्कार मिला है, बुकर पुरस्कार, बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया। किसको? गीतांजलि श्री को। आपसे पूछे रेत समाधि किसकी पुस्तक है, रेत समाधि किसका उपन्यास है, तो ये किसका है? गीतांजलि श्री का। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद तो डेजी रॉकवेल ने किया। किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने किया है, डेजी रॉकवेल ने किया है। और इनको बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है, बुकर पुरस्कार मिला हुआ 2005 में। कब मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है 2005 में। 2022 में मिला इनको क्या? बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। इनको मान बुकर भी मिला है, मान बुकर पुरस्कार भी मिला है इनको। कब मिला है? 1969 में इनको मिला था मान बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार मिला है, मर गया अब तो। बुकर पुरस्कार मिला है, मान बुकर मिला है और इंटरनेशनल बुकर भी मिला है, तीनों मिले इनको, ठीक है। इनकी बुक का नाम लिखो, गीतांजलि श्री की बुक, वेरी वेरी एमपी बुक है इनकी। एक का नाम लिखा द एम्प्टी स्पेस, द एम्प्टी स्पेस। और एक और नाम है तिरोहित, 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 तिरोहित। इनकी दो पुस्तकें, द एम्प्टी ऑफ स्पेस और एक और तिरोहित, तिरोहित, ठीक है। अगला एक नाम लिखना झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी लेखिका। और कौन है? कौन है? अभी तो ये नहीं सुना कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। इनकी 2-3 बुक का नाम लिखना आप, बुक का नाम वेरी एमपी इनका। एक बुक का नाम है इनका द नेम शेक। आपसे पूछेगा द नेम शेक किसकी पुस्तक है? झुम्पा लाहिड़ी की। द नेम शेक किसकी पुस्तक है? झुम्पा लाहिड़ी की। वेयर अबाउट, वेयर अबाउट किसकी पुस्तक है? झुम्पा लाहिड़ी की। और द लोवलैंड, द लोवलैंड ये किसकी पुस्तक है? ये आपके झुम्पा लाहिड़ी की। और एक और इनकी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडिज्म, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडिज्म, इंटरप्रेटर मेलोडिज्म किसकी पुस्तक है? तो किसकी हो जाएगी? झुम्पा लाहिड़ी की, झुम्पा लाहिड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ क्या है? गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो कौन सा अधिनियम आया था वो? यह आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा आएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा ऑप्शन है नंबर इसमें? ऑप्शन नंबर पहला ही, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिख लेना इसमें, पहला ही ऑप्शन है, सही है इसका। नेक्स्ट,
चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सैनिकों। 8वां क्वेश्चन, अभी तो 8वें में पूछा अपन 1773 में, ठीक है। रेगुलेटिंग अधिनियम, क्या है 1773? हाँ पहला ऑप्शन है उसका, सही आंसर। सही आंसर है इसका। सही है ना सर? हाँ, देख लो सही हो। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 का। इसे कब पेश किया गया था, लिखना, इसे कब पेश किया गया? तो 18 मई, पूरा सन आ जाता है इसका कभी भी। 18 मई 1773 को इसे पेश किया गया। किस एक्ट के तहत? तो नाथ एक्ट के तहत, नाथ एक्ट के तहत इसे पेश किया गया था। किसने पेश किया था? फ्रेडरिक नाथ ने। किसने पेश किया था? फ्रेडरिक नाथ ने इसे पेश किया था। फ्रेडरिक नाथ ने इसे पेश किया था। अच्छा बताओ, पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। कौन था वो? क्लाइव। पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। पहला गवर्नर जनरल, जनरल ये डायरेक्ट नाम आते हैं इनके, हेस्टिंग। कौन था? हेस्टिंग। और भारत का गवर्नर कौन था पहला? राजगोपालाचारी। हाँ इसी के अंदर लिखो, पहला भारत का गवर्नर कौन था? बेटिंग। बेटिंग 1833 के एक्ट के तहत इसे बनाया गया था। भारत का पहला गवर्नर। भारत का पहला वायसराय आपसे पूछे, वायसराय ये कौन था? केनिंग। भारत का वायसराय 1858 एक्ट के तहत इसे बनाया गया था। 1858 एक्ट के तहत। अतः इसमें बताओ, इसमें एक क्वेश्चन आता है आपके कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 में। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस, पहले चीफ जस्टिस कौन थे कलकत्ता के? तो लिखना इल्जाह इम्पे। इल्जाह इम्पे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। पहले है इल्जाह इम्पे। और आगे लिखना, इसमें एक आपका ऑप्शन होगा पिट्स मिशन वाला। है क्या उसमें ऑप्शन? ऑप्शन है क्या पिट्स मिशन वाला? हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? आपसे लिखना है इसमें, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। कब आया था? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इसके अंतर्गत दो संस्थाएं बनाई गई, दो संस्थाएं बनाई गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कौन कौन सी संस्था थी? एक तो BOD और एक थी आपके BOC। BOD और BOC। BOD का फुल फॉर्म था बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। क्या नाम था इसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। और BOC का फुल फॉर्म था भारतीय, सिर्फ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें जो 24 सदस्य थे, कितने थे? 24 सदस्य। इसमें थे 6 सदस्य। इसमें थे 24, इसमें थे 6। और ये व्यापारिक मामलों के लिए बनाई गई, व्यापारिक मामलों के लिए बनाई गई थी BOD। और ये आपके राजनीतिक मामलों के लिए, राजनीतिक मामलों के लिए कौन सी संस्था बनाई गई थी? BOC। इसमें आपके एक होता ईस्ट इंडिया एक्ट भी है क्या इसमें? इसमें है क्या ईस्ट इंडिया वाला? इसमें लिख लेना एक और थोड़ा सा, नहीं तो लिखो 1813 में आया था एक्ट के तहत। 1813 एक्ट के तहत आया था ईस्ट इंडिया का। BOC में 6। ईस्ट इंडिया का एकाधिकार, एकाधिकार नियम 1813 एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया एकाधिकार नियम आया। इसमें ईसाई मिशनरी को, हाँ जो ईसाई लोग थे उनको आने का आदेश दिया गया इसके तहत। ठीक है, तो इतना लिख लेना ईसाई, हाँ 1813 में।
मिशनरी, इसे बोलते हैं ईसाई मिशनरी। एकाधिकार नियम। हाँ, ईस्ट इंडिया का एकाधिकार नियम, इसमें ईसाई लोगों को यहाँ पर रुकने का और यहाँ पर रहने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट, इसमें ईसाई लोगों को ईसाई मिशनरी क्या है सर? ईसाई लोगों को यहाँ की रहने की अनुमति दी गई भारत में आने के लिए। अगला अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये ईसाई के बाद इंग्लिश में क्या लिखा? मिशनरी। मिशनरी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है 9वां, भारत सरकार अधिनियम किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम क्या बोला है? भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। तो इसका सही आंसर आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कौन सा ऑप्शन है? बी, बी वाला ऑप्शन। हाँ, 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 9वां का बी वाला सही है भाई, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी। देखना, इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के तहत क्या हुआ था? विधान परिषद बनी थी। क्या बनी थी? विधान परिषद का इसमें निर्माण किया गया था, जिसके तहत दो सदन बने थे। कौन कौन सा था? एक तो उच्च सदन और एक सदन था निम्न सदन। उच्च सदन और निम्न सदन का इसमें निर्माण किया गया। और उच्च सदन में इसमें किसको रखा गया था? राज्य परिषद को उच्च सदन में रखा गया। इसमें आपके 60 सदस्य थे। कितने थे? 60 सदस्य उच्च सदन में। और निम्न सदन में थे आपके केंद्रीय विधानसभा के सदस्य, केंद्रीय विधान सभा के सदस्य। इसमें तो आपके 145 सदस्य कितने थे इसमें? 145। हाँ, इसमें केंद्रीय विधानसभा के सदस्य थे। विधानसभा, हाँ, राज्य परिषद के 60 थे, ठीक है। आगे लिखना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय होना आवश्यक होता। इसमें क्या था कि अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में ये बताया गया था कि आपका भारतीय होना आवश्यक है यदि आप राज्य के इन दोनों सदन में बैठना चाहते हो तो। और इसमें लिखना है, एक मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार यह आया था आपके 1900 में। मार्ले मिंटो सुधार यह आया था आपके 1900 में। अगला 10वां क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसके दस्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा गया? दास्ता का एक अधिकार पत्र कहा था। किसने कहा था? 10वां का सही ऑप्शन, हाँ, ओ इसमें आएगी एक आपके शायरी। बोलू क्या? बोलो ना। ओ शायरी बोल दे क्या? अर्ज किया है, बताओ ना। बस अर्ज किया है, आप बोलोगे ना? बोले? चलो बोलते। देखो क्या लिखा है इसने। देखो, ये आपकी कुछ तमन्नाएं होती है, आपकी कुछ आशा होती है, आपकी कुछ मर्जी होती है कि हमारे इच्छा से वो कुछ अच्छा काम हो जाए। जैसे आपकी अभी इच्छा होती है कि काश मेरी नौकरी लग जाए, हो गया आपकी इच्छा। और सबकी इच्छा होती है काश मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, ये भी सबकी इच्छा होती है। तो ऐसे कुछ तमन्ना के ऊपर इसने लिखा है किसी कवि ने कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है इस जमाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है इस जमाने की। तू खुद को बना इस कदर, तू खुद को बना इस कदर, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। बहुत बेटा, वाह वाह वाह। चलो आगे बढ़ो। वाह 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 वाह, तो कर लो यार, सही तो है। चलो इसका सही आंसर आएगा बी। सर 10वें का आएगा बी। सर, ये मार्ले मिंटो शायद 1909 का ही है। 9 में ये कंफर्म 9 में। देख लिया क्या? मेरे को याद भी है। चलो मैं देख लूंगा फिर एक बार, कल कर लेंगे इसको कंफर्म, है ना। चेक कर लेना। हो, जवाहर लाल नेहरू
लाल नेहरू। सही बताया मैं। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। मेरा तो सारे गलत है। चलो 1935 में कौन कौन से एक्ट हुए थे देख लेना। 1935 के एक्ट के तहत क्या क्या चीजें हुई, तो ये याद रखना आप। 1935 एक्ट में देखना शक्तियों का विभाजन हुआ था। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किसमें? 1935 एक्ट के तहत कौन कौन सी शक्ति बनी थी? एक तो संघ, और एक राज्य और एक समवर्ती। एक सूचिया। 3 सूचियां बनी थी यहाँ पर, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपसे पूछिए कि यूं पूछे कि संघ सूची को कहां से लिया गया है, तो कनाडा से। संघ सूची को कहां से लिया गया? कनाडा से। इसमें पूरे देश की बातों को रखा जाता है। राज्य सूची अपने राज्य के तौर पर होती है, और एक और होती है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही आती है। तो आपसे यूं पूछे समवर्ती सूची को कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। 2 सूची का आप लोगों को नाम याद रखना है। आगे देखना 1935 एक्ट के तहत आया था आपका केंद्र में द्वैध शासन नियम। केंद्र में द्वैध शासन नियम कि 2 सरकार, मतलब इसमें जैसे 2 द्वैध शासन इसमें आया था ना परिषद में, जैसे उच्च सदन निम्न सदन, उसी के तहत आया कि प्रांतों को खत्म कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा केंद्र में द्वैध शासन नियम आया था। इसमें द्वैध शासन नियम मतलब 2, एक तो उच्च सदन होगा और एक निम्न सदन होगा। इसके तहत 2 सदन के ऊपर चला जाएगा, ये सब जो भी चलेगा। प्रांतों को हटा दिया, मतलब जो राजा राज के चलते थे ना, वो सब हटा दिया उस टाइम पे प्रांत तौर पर। हाँ, यहाँ पर ना 1935 एक्ट के तहत आपके म्यांमार अलग हुआ था।